नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। शाम के 4 बज चुके हैं और अब वक्त है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। वे खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही, जिस पर पूरे देश की नजर रही, जो आपको भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल 2024 की। आखिर क्यों संशोधन बिल पर लोकसभा में हुआ बवाल और क्यों विपक्षी दल उठा रहे हैं सवाल। दूसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे जो है बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी हुई। कांग्रेस को शक है कि भारत के भी बांग्लादेश जैसे हाल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सज्जन सिंह ने यह आशंका व्यक्त की है। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे विनीश फोगाट की स्पोर्ट्स कोर्ट में दायर याचिका की, जिस पर फैसला आने वाला है। और आखिर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की, जिन्होंने आज 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण लेने से इनकार कर दिया था। बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां तमाम विरोध और बवाल के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश कर दिया है। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया, जिसका विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। लोकसभा में बिल पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बिल को मुसलमानों की जमीन छीनने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं लोगों द्वारा दान की गई जमीन छीनने वाले। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम हिंदू के साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बिल के जरिए इस साल होने वाले चुनावी राज्यों में वोट पाने की रणनीति बताई है, तो वहीं विपक्ष इसे संघीय व्यवस्था पर हमला करार दे रहा है। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल। एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। I told you, we are Hindu, sir. We are a believer, but same time we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. अभी जो विपक्ष के लोग हर चीज में विरोध करते रहेंगे, यही उनका काम है, तो वो अच्छी चीज को भी बुराई कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, सब चीज उनको गलत लग रहा है। अभी वही वो लोग लाएंगे तो उनको ठीक लगेगा। तो ये तो चलता रहता है। अभी हम भी झेल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितने पिछले 10 साल से। तो देखिए किस प्रकार से आज संसद में लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा था, विपक्ष के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। तो वहीं सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कर रही थी। उसी वक्त जब वो पेश कर रहे थे तो किस प्रकार से संसद में हंगामा हो रहा था। किरण रिजिजू ने वो तमाम चीज़ें बताई कि देखिए किस प्रकार से इसमें किसी भी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं की गई। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सरकार ने यह साफ कर दिया है, किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी धार्मिक बॉडी में हस्तक्षेप नहीं किया गया है, न ही संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ की गई है। फिर क्यों विपक्ष के द्वारा इस प्रकार से लगातार हंगामा किया जा रहा है इस बिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं एक अपडेट दे दूं कि लोकसभा में बिल पर लगातार रोहित चर्चा जारी है और मुफ्ती इमरान जो है वो कांग्रेस के सांसद इस पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं और माना जा रहा है कि आज शाम तक ये बिल जो है या तो गिर जाएगा या पास हो जाएगा अगर जेडीयू और दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी का साथ देते हैं तो। अब बात करते हैं बिल की। बिल पर लगातार बवाल इसलिए है क्योंकि सीधा सा अधिकार छीनने वाली बात है, क्योंकि बिल संशोधित जो लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पर निगरानी बढ़ेगी। वक्फ बोर्ड के अधिकार कुछ हद तक कुछ मामलों में सीमित होंगे और एक नया बोर्ड मॉनिटरिंग के लिए बनेगा। इन तीन बात को लेकर विपक्ष का विरोध है और ख़ासतौर से क्योंकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के वादे जो है वो कांग्रेस ने और तमाम इंडी गठबंधन ने लगातार चुनावों में किए थे कि उनके अधिकारों की सुरक्षा वो करेगी और यही वजह है कि आगामी जो इस
साल 4 राज्यों में नवंबर में चुनाव होने हैं, उसको लेकर यह सियासत है। अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर सियासत है और यही वजह है कि बिल भले ही छोटे से संशोधन हो रहे हैं, लेकिन बड़ा बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि 4 राज्यों में ये इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन सा दल अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी खुद को सदन के भीतर साबित करता है। और यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल हो या दूसरे अलग अलग दलों के नेता हों, उन तमाम नेताओं ने विरोध किया है और सरकार भी इसीलिए ये बिल को लेकर इस टाइमिंग पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिल की अगर बात की जाए तो बिल में कुछ अधिकार वक्फ वोट्स के संशोधित और सीमित तो किए ही गए हैं, लेकिन बवाल सियासी है। जी ब्रिजेश जी, ये पहली बार नहीं है जब इस बिल में ये वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया। इससे पहले 1995 में भी किया गया था, 2013 में भी किया गया था। तो इस बार 2024 में ऐसे क्या बदलाव हो रहे हैं कि विपक्ष इस प्रकार से इसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा है और इसको लेकर सरकार पे दबाव बना रहा है कि इसको पेश न किया जाए? बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर मूल विवाद है और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ 2-3 सालों में देखा है रोहित, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, वहां पर वक्फ ने कई हिंदुओं की संपत्ति नीलाम की है, सीज की है, कई हिंदू मंदिरों को जब्त किया है और गांव के गांव जो है वो वीरान कर दिए गए। और इसी के बाद लगातार विवाद बढ़ा, विरोध बढ़ा, वक्फ के अधिकारों को जो असीमित थे, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष थे, उन अधिकारों को सीमित करने की बात उठी और इसी मांग को लेकर सरकार जो है वो संशोधन बिल लेकर आई है, जिसमें संपत्ति की संधारण का अधिकार जो है, उनको संरक्षित करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के अलावा एक राज्य और केंद्र के बीच की मॉनिटरिंग समिति को, बोर्ड को भी होगा। और दूसरी अगर बात करें तो वक्फ के जो असीमित अधिकार हैं, सुनवाई का अधिकार, अपील करने का अधिकार, वो अब तक कोर्ट में नहीं था। वक्फ में ही अपील की जा सकती थी वक्फ के खिलाफ और अमूमन वक्फ ही फैसला वक्फ के सपोर्ट में देता था। लेकिन इसमें कानूनी हस्तक्षेप की भी संशोधन करके प्रक्रिया यहाँ पर नए बिल में लाई जा रही है और यही वजह है कि लगातार इस बिल पर विरोध और बवाल चल रहा है। ब्रिजेश जी, कहीं ना कहीं देखिए सरकार ये कह रही है कि ये जो हमने संशोधन इसमें किया है वो आम मुसलमानों के लिए किया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है ताकि उनको इसका हक मिले। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम मुस्लिम किस पे क्या राय है? देखिए, 2 तरह की संपत्ति विवाद था जिससे जुड़ा हुआ आपका ये सवाल है। पहला वो जिस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लीज पर दिया गया था, किराए पर दिया गया था या जिस पर मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों का कब्जा है, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादातर शामिल है, उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए वक्फ बोर्ड लगातार जद्दोजहद करता रहा है, लेकिन कोई कठोर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। दूसरा, वो हिंदुओं की संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है, जिस पर लंबे वक्त से, कई पीढ़ियों से हिंदुओं का कब्जा है, बल्कि कहें कि मुगलों के आने के बाद, नवाबों के आने के बाद वो संपत्ति जो है वो नवाबों की सल्तनत में शामिल कर ली गई थी, लेकिन कब्जाधारी वहाँ पर हिंदू ही थे लंबे वक्त से, उसको नीलाम करने को लेकर विवाद है। और यही वजह है कि सरकार ने दोनों पक्षों को ध्यान में रख के हिंदू और मुस्लिमों को इसमें बदलाव के प्रावधान किए हैं। मुस्लिमों की संपत्ति का संधारण का अधिकार मुस्लिमों के पास रहेगा, वक्फ बोर्ड के पास रहेगा, लेकिन जो हिंदुओं के कब्जे में जो संपत्ति है उस पर फैसला लेने के लिए अन्य धर्मों के लोगों को भी वक्फ बोर्ड की समितियों में, और निर्णायक समिति जो बोर्ड एक बीच का बनाया जा रहा है उसमें अन्य धर्मों के लोगों को भी इसलिए शामिल किया गया है। विजय जी, इसमें एक कमाल एंगल ये भी देखने के मिला कि विपक्ष के द्वारा जितना सरकार पे आरोप नहीं लगाया जा रहा, बीजेपी पे जितना आरोप नहीं लगाया जा रहा, उससे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं टीडीपी पर और जेडीयू की भूमिका पर। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो सरकार के साथ में है, लेकिन विपक्ष लगातार उनको घेर रही है। देखिए, दोनों ही दल जो हैं उन्होंने चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या उससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें, इन दोनों राज्यों में, उड़ीसा और बिहार में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है और मुस्लिमों के सपोर्ट से ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो लगातार जीतते रहे हैं। उन्होंने कई वादे जो थे वो अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम और अल्पसंख्यकों से किए थे और अब वही वादे जो है विपक्ष उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादे उनके अधिकारों के संरक्षण के किए थे वो लोकसभा में आप मुद्दे उठाएं या इस्तीफा दें। और यही वजह है कि मैंने कहा ना, 4 राज्यों में चुनाव है रोहित, और इसीलिए अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी कौन है, बीजेपी सपोर्टेड दल है या कांग्रेस सपोर्टेड दल है, इस बात की होड़ मची हुई है और विरोध भी पूरा इसी बात को लेकर हो रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका, लेकिन आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तो देखिए किस प्रकार से लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। सरकार इस संशोधन को संसद में पेश कर रही थी, उस वक्त भी विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा था।
बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ, जहां कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई है और लोगों के मन में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है। इसलिए हमें पड़ोसी देश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। अय्यर ने कहा कि भारत में भी आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा वहां की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी तुलना की जा सकती है। उनके लोकतंत्र में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके चुनाव हुए पहले और इस बार भी दो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे ही नहीं। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्जाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फर्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या? शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूँ विपक्ष की पार्टियां भाग। तो देखिए किस प्रकार से विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थिति है, यानी कि भारत के संविधान पे उन्हें भरोसा नहीं है, भारत में जो लोकतंत्र है उन पर उनका भरोसा नहीं है। और इस प्रकार की विवादित बयान उनके नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दी जा रही है। हमने आपको मणिशंकर अय्यर और सज्जन सिंह वर्मा का वो बयान सुनाया जहां पे वो कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति है, यानी कि भारत इकलौता अभी ऐसा राष्ट्र है जहां पे न तो हिंसा हो रही, ना तो अहिंसा हो रही, सिर्फ अहिंसा हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं मणिशंकर अय्यर और संजय सिंह वर्मा इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कि कहीं भी हिंसा की जो थोड़ी सी गुंजाइश है वो उत्पन्न हो और देश में भी वैसे हालात पैदा हो, क्योंकि उनके बयान ही ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्र है उसमें जो शांति व्यवस्था है उसमें दखल आ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन फिर से जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जिस प्रकार से इन दोनों नेताओं ने बयान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कोशिश कर रहे हैं क्या कि भारत में भी वैसी स्थिति उत्पन्न हो जैसी श्रीलंका में हो रही है या म्यांमार में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है? यदि यहां पे शांति व्यवस्था है तो क्यों इस प्रकार की बातें की जा रही है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी उत्पन्न हो सकते हैं? देखिए, मणिशंकर अय्यर और सज्जन सिंह वर्मा ही नहीं रोहित, बल्कि इसके अलावा सलमान खुर्शीद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तमाम दूसरे बड़े नेताओं के भी बयान सामने आए हैं और उन्होंने भी यही आशंका जाहिर की है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, भारत में भी उसी तरीके की स्थिति बन रही है। इसमें राजनीतिक की बयानबाजी कह सकते हैं। बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है और बीजेपी कह रही है कि भारत में नेतृत्व बहुत सशक्त है और ऐसी कोई भी हालात या स्थिति भारत में नहीं आने देगी बीजेपी की सरकार। तो लगातार बांग्लादेश को लेकर सियासत हो रही है। सियासत इस बात को लेकर है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है और हिंदू जो हैं वो लगातार भारत आना चाहते हैं। उन्होंने शरण के लिए मांग भी की है। और रोहित, खबर ये भी थी कि कल रात को 5000 से ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पर जमा हो गए थे, असम में और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और लेकिन बीएसएफ ने उनको रोक दिया। कई नेता तो ये भी मांग कर रहे हैं कि सीएए कानून का दायरा बढ़ाकर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में लिया जाए और उन्हें नागरिकता दी जाए। लेकिन सियासत और चर्चा इस बात को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर हो रही है कि भारत में हिंसा होगी या नहीं होगी। दरअसल जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार यही चिंता जाहिर करते रहे हैं और उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही कार्य पद्धति को अपना रहे हैं जो शेख हसीना ने अपनाई थी। और यही वजह है कि विपक्ष को एक मौका मिला है और विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से तानाशाही का अंत हुआ बांग्लादेश में और सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी तरीके से भारत में होगा।
बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस प्रकार से विपक्ष की तरफ से लगातार इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं जिससे देश में जो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था है उसमें दखल हो सकता है। तो बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, ऐसा कांग्रेस नेता कह रहे हैं। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस पर बयान दिया है, मणिशंकर अय्यर ने भी बयान दिया है। लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस प्रकार के बयान सामने आते हैं लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता। ओलंपिक में महिला कुश्ती से बाहर हुई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में अपील दायर की है। विनेश ने 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाइड किए जाने का विरोध किया है। बुधवार को दायर की गई इस अपील में विनेश ने फाइनल मुकाबले कराए जाने की इजाजत मांगी है। मैच न होने पर वे सीएसए ज्वाइंट सिल्वर मेडल दिए जाने की भी मांग कर रही हैं। आज शाम को 4:30 बजे स्पोर्ट्स कोर्ट विनेश फोगाट की याचिका पर सुनवाई करेगा। आज ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पीटी उषा के आवेदन पर भी सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से विनेश का दोबारा वेट कराने, फाइनल मुकाबला जारी रखने या मेडल फिर ज्वाइंट सिल्वर मेडल दिए जाने और पूरे मामले की जांच की मांग की है। अब देखना यह है कि स्पोर्ट्स कोर्ट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इस पर क्या फैसला देता है। जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जॉइंट सिल्वर मेडल मिलने जा रहा है। तो जो विनेश फोगाट की तरफ से मांग की जा रही थी अब सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब यह साफ हो गया है कि रेसलर विनेश फोगाट को अब सिल्वर मेडल मिलने वाला है। तो देखिए तस्वीरें अब साफ हो गई है, चूंकि इससे पहले उन्होंने स्पोर्ट्स कोर्ट में जिस प्रकार से आवेदन दिया था और कहा था कि उन्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, अब उस पर मुहर लग चुकी है और अब रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब यह तस्वीर साफ हो गई है और स्पोर्ट्स की तरफ से, स्पोर्ट्स कोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अब रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खेल संवाददाता आदित्य तिवारी जुड़ चुके हैं। आदित्य, बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। हालांकि रेसलर ने इससे पहले यह भी मांग की थी, विनेश फोगाट की तरफ से मांग की गई थी कि उन्हें फाइनल मैच खेलने दिया जाए, हालांकि उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन अब यह बेहद खुशी की बात है कि उन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। देखिए बता दें कि कोर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की गई थी और ये मांग कल भारतीय समय अनुसार लगभग 5:55 पर की गई थी। अगर देखें हम तो इस पे हमें डिसीजन मिलना था, मतलब भारत के हित में ही ये डिसीजन आना था, पर सीएए एक बहुत बड़ी मतलब स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी कोर्ट होती है जो पूरा निर्णय लेता है। विनेश फोगाट को जैसे हम देखें कि उन्होंने मेडल मिलने से पूर्व भी, जैसे अभी सीएए ने अभी की ब्रेकिंग अगर देखें तो हम सीएए ने सिल्वर मेडल देने की अपील स्वीकार कर ली है, जो कि एक बहुत बड़ी भारत के लिए एक उपलब्धि होगी। विनेश फोगाट ने जिसे सुबह आज मॉर्निंग में ट्वीट कर जानकारी दी कि मां मैं हार गई, कुश्ती जीत गई, तो ये चीजें बहुत कुछ बतलाती हैं। और विनेश फोगाट अपने आप में एक बहुत बड़ी बोलना चाहिए भारतीय रेसलर हैं, बहुत बड़ी, जिन्होंने लगभग तकरीबन अगर हम बात करें 48 किलोग्राम से लेके 51 और फिर 53 किलोग्राम तीनों कैटेगरी में तकरीबन 3 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। साथ ही साथ इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड, एशियन गेम्स में 1 बार गोल्ड के साथ साथ एशियन गेम्स में लगातार अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे स्तर पे इन्होंने फिनिश किया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आदित्य, कहीं ना कहीं देखिए अब पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल भी आ चुका है। देखिए ये जो निर्णय दिया गया है ये बहुत हित वाला है, क्योंकि जिस मतलब जिस खिलाड़ी को हराया था विनेश फोगाट ने, वो 82 मैच लगभग कंटिन्यू जीत के आ रही थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम बात करें सेमीफाइनल की, ओलंपिक जैसे मतलब 4 सालों में जो इवेंट एक होता है, ओलंपिक में भारतीय पहलवानों का जैसे पहली बार किसी महिला फाइनल में मतलब पहुंच पाती, और उस फाइनल से पहले ये अस्वीकार होना और फिर सीएस में उनकी अपील करना और वहां से निर्णय भारत के हित में दिया जाना, ये भारत के लिए बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं ये कुश्ती का भी एक
बोलना चाहिए पारदर्शिता और खिलाड़ियों के प्रति उनका एक बहुत बड़ा सम्मान दिखलाती है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं सीएसए ने यह साफ कर दिया है कि अब रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। अब ये रास्ता साफ हो चुका है। अब सिल्वर मेडल से, सीएसए जॉइंट सिल्वर मेडल से उन्हें नवाजा जाएगा। तो पूरे भारत के लिए, देश के लिए एक अच्छी खबर है कि अब रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की जो अपील की गई थी उसे अब स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से उन्हें फाइनल मैच नहीं खेलने दिया गया था और साथ ही कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल जो है वो भी उन्हें नहीं दी जाने वाली थी। उसके बाद में सीएसए में अपील की गई और सीएसए ने अब ये साफ कर दिया है कि अब उन्हें जॉइंट सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। पिछले कुछ समय से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पिछले साल उन्हें निमोनिया भी हुआ था। लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद भी वे ठीक हो गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना है। भट्टाचार्य ने सीपीआईएम की सरकार में सन 2000 से लेकर 2011 तक, यानी कि 11 साल तक बंगाल का सीएम का पद संभाला था। 1977 से 2000 तक ज्योति बसु के नेतृत्व में सीपीआईएम की लगातार सरकार थी। लगातार 34 साल सत्ता में रहने के बाद 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाया था। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 2022 में पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। वो अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे अब तक पाम एवेन्यू के पास 2 बेडरूम वाले फ्लैट में ही रह रहे थे, जहां से वो कभी राज्य चलाते थे। देखिए, इंडिया हेड की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो आज बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश के लिए ये बेहद एक क्षति की खबर है, बेहद दुखद खबर है। 11 साल तक वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। सन 2000 से लेकर 2011 तक वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इंडिया हेड की तरफ से हम लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पिछले साल भी उन्हें निमोनिया हो गई थी। लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद वे ठीक हो गए थे, लेकिन अब बढ़ती उम्र की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। तो सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तो पिछले कुछ समय से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा था। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनका रुख करते हैं। सर, देखिए, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे भारत के लिए उनका जाना बेहद दुखद है। जिस प्रकार से, और हम लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से वो एक साधारण जीवन जीते थे, और अब उनका जाना बहुत ही बड़ी क्षति है। सर जी आदित्य, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ, न्यूज एंकर आपसे, और आपकी आवाज आ रही है सर। जी रोहित जी, देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की भारतीय राजनीति में जो उनका योगदान रहा है वो अद्वितीय है। और विशेषकर जिस समय पूरी दुनिया में लिबरलाइजेशन का दौर चल रहा था, और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में पिछले करीब 3 दशक से, उनसे पहले ही लेफ्ट पार्टीज का वहां पे शासन रहा है, और वो उस दौर में मुख्यमंत्री थे 11 साल तक, जैसा आपने बताया, जिस दौर में पश्चिम बंगाल भी जो आर्थिक उदारवाद था उसकी ओर जाने के लिए अभिमुख था। तो किस तरह से अपने वामपंथी विचारधाराओं को और जो लिबरल इकोनॉमी की पॉलिसीज थी उनको दोनों में समन्वय किया जाए, इसके लिए बुद्धदेव जी ने काफी सारे काम किए। ये अलग बात है कि उन्होंने टाटा को जिस तरह से अपने आमंत्रित किया और उसको मुद्दा बना करके उन्हीं के समय में वामपंथी सरकार का एक तरह से पतन हो गया पश्चिम बंगाल में,
और उसके बाद से ही वहां पे सत्ता में आ गई ममता बनर्जी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से और पश्चिम बंगाल के इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं किया। उनका जाना निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल के लिए और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी क्षतिपूर्ति जल्दी संभव नहीं है। और विशेषकर हमारे देश में जो वामपंथी विचारधारा की राजनीति है, उसके एक बड़े मजबूत स्तंभ थे बुद्धदेव जी। ऐसे में बुद्धदेव जी के जितने भी काम थे, जितनी नीतियां थीं, और पश्चिम बंगाल को किसी भी तरह से अपने वामपंथी विचारधाराओं से बिना पूरी तरह से समझौता किए किस तरह से लिबरल इकोनॉमी की तमाम नीतियों के से जोड़ा जाए, इसको अगर सीखना है तो हमें बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के जीवन से और उनके सिद्धांतों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, सीख सकते हैं। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2022 में क्या कारण था कि उन्होंने पद्म विभूषण लेने से पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था? देखिए, ये तो शुद्ध राजनीति में मानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जिस तरह से उनकी सरकार ने अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस दी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, अक्रॉस दी विचारधारा, इवन मुलायम सिंह जी को, जिन पे राम भक्तों पे गोली चलाने का आरोप था, और जिन राम भक्तों को लीड करी थी भाजपा की सरकार उस समय के, उनके तमाम नेतागण, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण दिया मरणोपरांत। तो आडवाणी जी को भारत रत्न दिया। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को उन्होंने सम्मानित करने की बात कही। उनका जो उसको अस्वीकार करने की बात थी, निश्चित तौर पे वो शुद्ध राजनीति थी। और चूंकि वामपंथी विचारधारा की जो राजनीति हमारे देश में है, उसमें सबको साथ लेकर चलने वाली बात बहुत सारे नेताओं में सैद्धांतिक रूप से नहीं है। उनका ये मानना है कि राइट विंग की जो लीडरशिप है, उसका किसी भी तरह से बायकॉट करना एक उनके राजनीतिक सिद्धांत का अंग है, जिसको मैं उचित नहीं मानता हूं। हमारे देश में जो कि लिबरल डेमोक्रेसी है, इसमें हर तरह की विचारधारा को उतना ही महत्व है। आपने देखा कि एक समय में भी लेफ्ट और राइट ने सपोर्ट करके वीपी सिंह की सरकार केंद्र में चलाई। लिहाजा उस जो राष्ट्रीय सम्मान था, उसे उनको लेने से इनकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि इसी देश में एक समय में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, उन्होंने अपनी पार्टी के सिद्धांतों के तहत इनकार कर दिया। तब देवगौड़ा और अन्य लोगों को इसका अवसर दिया गया। बाद में ज्योति बसु ने अपनी पुस्तक में और कई अपने कार्यक्रम में ये बात कही भी, ये उनसे बड़ी त्रुटि हुई थी कि उन्होंने वो जो मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने का, देश को एक नई दिशा देने का, उसको नहीं स्वीकार किया। तो ये त्रुटि को उन्होंने स्वीकार किया था। उसी तरह से बुद्धदेव जी का ये पुरस्कार न स्वीकार करना एक त्रुटि थी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। इंडिया हेड का परिवार लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड। धन्यवाद।